चलिए बच्चों, तो देखिए गया होगा कि आज क्या पढ़ना है भाई। तो स्टैंडिंग वेव पढ़ना है। ठीक, स्टैंडिंग वेव पढ़ना है। अब क्या है स्टैंडिंग वेव, देखते हैं कैसे क्या किसको स्टैंडिंग वेव बोल देते हैं। है तो वेव ही, लेकिन स्टैंडिंग है मतलब खड़ा है, वैसा वेव पढ़ना है। तो देखो, इंटरफेरेंस जो हम पढ़े थे लास्ट क्लास में हम लोग, उसमें टाइप 1 में हम लोग क्या पढ़े थे कि दो सोर्सेज ऑफ वेव प्रोपेगेटिंग इन सेम डायरेक्शन है, तो उसका रिजल्टेंट अगर मीडियम के पार्टिकल का मतलब स्ट्रिंग के एलिमेंट का अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालते थे तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकाले थे जब सेम डायरेक्शन में। अगर ऐसा केस हो, इंटरफेरेंस टाइप 2 इसको कह सकते हैं। टाइप 2 में क्या, तो दो वेव प्रोपेगेट कर रहा है लेकिन सेम डायरेक्शन में नहीं बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में। तब दोनों का जो सुपरपोजिशन होगा उसके कारण क्या फिनोमेना होता है उसका स्टडी करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या हुआ है। उसके बाद हमें वो नाम चुनेंगे स्टैंडिंग वेव, और स्टैंडिंग वेव उसका नाम कैसे चुन लिए वो भी देखेंगे आगे। ठीक है, तो दो ठो वेव इक्वेशन ले लेते हैं। एक ले लेते हैं हम लोग y1 इज इक्वल टू a1 साइन k1x माइनस ओमेगा टी प्लस phi1। किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, है ना। दूसरा ले लेते हैं हम लोग y2 इज इक्वल टू a2 साइन k2x प्लस ओमेगा टी प्लस phi2 ले लिए। बात समझ में आ रही। दो वेव इक्वेशन, एम्पलीट्यूड दोनों का, एक का a1 है दूसरे का a2 है। वेव नंबर एक का k1 है एक का k2 है। यहाँ पर में एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक का ओमेगा है, हाँ दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो सेम लिया है। इनिशियल फेज जो है वो phi1 और phi2 है। ठीक है, ये प्लस इसलिए लिए बेटा कि एक अगर इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है। समझ में आ रहा होगा सारा माजरा इसका, समझ में तो आ ही रहा होगा। क्लियर है। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते हैं। एक मान लेते हैं कि इधर जा रहा है एक इधर से आ रहा है। इक्वेशन इस तरह के लिए है, ये साइन हो सकता है या फिर ये साइन और ये कॉस हो सकता है। साइन साइन दोनों इसलिए ले लेते हैं ना कि जोड़ने उड़ने में थोड़ा सा सुविधा हो जाता है। ये कॉस कॉस भी हो सकता था। ये phi1 और phi2 पर डिपेंड करेगा। अगर phi1 यहाँ 90 डिग्री ले लें, यहाँ phi2 0 ले लें तो ये कॉस में बदल जाएगा, इस साइन में रहेगा। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2, है ना। याद कीजिए टाइप 1 इंटरफेरेंस में हम लोग क्या किए थे, k1x प्लस phi1 को क्या मान लिए थे, θ1। तो यहां भी वही कर दो आप, a1 θ1 माइनस ओमेगा टी प्लस a2 साइन θ2 प्लस ओमेगा टी। क्लियर है मामला, कोई दिक्कत। अब बेटा इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमको तो सिर्फ स्टडी करना है। अब a1 a2 को अलग अलग लेकर के चलेंगे तो वही वाला फॉर्मूला फिर लगाना पड़ेगा जो कैलकुलेट किए थे लास्ट इंटरफेरेंस टाइप 1 में कि a1 बराबर एम्पलीट्यूड जो हो जाएगा रिजल्टेंट वेव का वो क्या हो जाता है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, इस तरह का कुछ आया था, इंटू कॉस फाई आया था इस तरह का। तो यहाँ हम एक सुविधा कर लेते हैं कि a1 और a2 को क्या कर देते हैं बेटा, बराबर कर देते हैं। दोनों जो सोर्स है उनका एम्पलीट्यूड क्या है। वैसे आप अलग अलग करके भी इसको बना सकते हो, एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आ जाता है तो थोड़ा सा सुविधाजनक हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, a1 बराबर क्या ले लेते हैं, a2। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, a इंटू दिस प्लस दिस, यानी कि साइन θ1 माइनस ओमेगा टी प्लस साइन θ2 प्लस ओमेगा टी, है ना। ठीक है,
तो किस पर ब्रेक करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी, तो ये क्या हो जाता है ए इंटू साइन सी प्लस साइन डी, याद करो साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटा 2। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, तो उस पर ब्रेक करो 2 साइन दिस प्लस दिस, तो हो जाएगा θ1 प्लस θ2 बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू कॉस सी माइनस डी, दिस माइनस दिस, यानी कि θ1 माइनस θ2 कॉस सी माइनस डी और माइनस ओमेगा टी, नहीं होगा 30 माइनस दी तो माइनस 2 ओमेगा टी बाई 2, और यहां भी बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, 2 साइन θ1 प्लस θ2 बाई 2, θ1 क्या माने थे हम, तो k1x प्लस φ1 बाई 2 ले लो, k1x प्लस φ1 θ1 प्लस k2x प्लस k2x प्लस φ2 बाई 2 इंटू कॉस θ1 माइनस θ2, तो k1x माइनस k2x, तो φ1 तो प्लस φ1 माइनस φ2 बटा 2 माइनस ओमेगा, यही तो हमारा एक्सप्रेशन आया है। इसको थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, वो कैसे करेंगे सो देख लीजिए। अब हम मान लेते हैं कि φ1 और φ2 क्या है 0, φ1 बराबर 0, φ2 बराबर 0, मान लेते हैं कि इनिशियल फेज जो दोनों का है वो क्या है 0 है, मतलब टाइम t बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फाई भी क्या है 0 है, और k1 बराबर आप k2 ले लो, हमको स्टडी करना है, ठीक है। k1 k2 अगर अलग अलग लोगे तो थोड़ा सा ये एक्सप्रेशंस जो देख रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं इसको 2a, ये φ1 φ2 तो हो गया 0, k1 बराबर k2, तो kx 2 kx बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा साइन kx इंटू कॉस, अब ये k1x k2x है तो बराबर थे तो 0 हो गया, अब φ1 माइनस φ2 ये भी 0, और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉस थीटा हो जाता है, ये सीधा सीधा हमारा क्या हो गया कॉस ओमेगा टी, यानी कि हमारा जो रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन आया हमारा इस तरह का कुछ आया। बेटा अब यहां पर हम ये बता दें कि रिजल्टेंट वेव इक्वेशन इससे डिफरेंट भी आ सकता था, वो डिपेंड करेगा ये जो हम वेव इक्वेशन ले रहे हैं उस पर। जैसे कि देखो अगर हम ये वेव ले लेते साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको ले लेते तो फिर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो यहां पर में हो सकता है ये 2a कॉस के एक्स है, यहां साइन ओमेगा टी आ जाता। तो इस तरह का मिलता जुलता अगर एक्सप्रेशन हो, इस तरह का मिलता जुलता एक्सप्रेशन हो, तो सारा इक्वेशन जो है वो एक ही तरह के वेव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे ये एक एक्सप्रेशन आया, ये हो सकता है ऐसा भी आ सकता था हमारा, ये कॉस के एक्स आ जाता और यहाँ साइन ओमेगा टी हो जाता, वहाँ इक्वेशन अगर अलग कुछ लेते तो, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि ये साइन के एक्स आता, ये साइन ओमेगा टी हो जाता, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि ये 2a कॉस के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी। ये सारा का सारा जो एक्सप्रेशन है बेटा ये एक ही टाइप के वेव को रिप्रेजेंट करता है। अब किसी एक इक्वेशन को उठाएंगे हम, अब करके देखना ना, यहाँ आप ओमेगा टी माइनस के एक्स लेना, यहाँ ओमेगा टी प्लस के एक्स ले लेना, फिर देखना क्या आता है एक्सप्रेशन। बात समझ आ रही है? हो सकता है यहाँ पर में इसमें फेज चेंज हो जाए पाई से, तो यहाँ माइनस हो जाएगा तो साइन सी माइनस साइन डी आ जाएगा, तो इस अनुसार एक्सप्रेशन चेंज कर सकता है, लेकिन एक्सप्रेशन इसी फॉर्म में आएगा 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, या 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, या 2a साइन के एक्स साइन ओमेगा टी, या 2a कॉस के एक्स कॉस ओमेगा टी, ठीक है।
अब किसी एक इक्वेशन को हम उठाते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब अगर यहां पर आप ये पूछ रहे हैं कि किस वेव को रिप्रेजेंट करता है, तो यही स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है, ठीक है। क्यों है उसको अब जरा सा समझते हैं हम, बाकी सबको मिटा देते हैं। ये सारा एक्सप्रेशन स्टैंडिंग वेव को रिप्रेजेंट करता है। अब किसी एक इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं बेटा, एनालाइज करते हैं। देखो सबसे पहले तो अगर आप SHM आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो बाई बराबर क्या आया था, ए साइन, ये कैसा इक्वेशन है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है ना। यहां पर में ए क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो देखो यहां देखो, ये साइन ओमेगा टी के जगह पर सिर्फ ये कॉस ओमेगा टी, इसको ऐसा भी लिख सकते थे कॉस ओमेगा टी, ये भी SHM का इक्वेशन है, कॉस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अंतर ये है बेटा कि एम्पलीट्यूड यहां जो है वो x का फंक्शन है, ये x का क्या है, फंक्शन है। x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए x क्या है, x क्या है, तो जहां आप ओरिजिन सेट किए हैं, मतलब जहां से जनरली जहां से सोर्स है वेव का, वहां से पोजीशन बताता है x। तो x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए एम्पलीट्यूड जो है इस वेव का क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। कहने का मतलब साइन के x का वैल्यू कहीं जीरो भी होगा तो वहां पर का एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, जीरो। जहां पर साइन के x का वैल्यू 1 के बराबर हो या -1 के बराबर हो, वहां पर एम्पलीट्यूड ये क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, जो कि 2a के बराबर रहेगा। ये तो कॉस ओमेगा टी से वाइब्रेशन अपना, ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करवा रहा है उस पार्टिकल को। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर, मतलब x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए एम्पलीट्यूड क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। कहने का मतलब अगर x बराबर x1 पर का पार्टिकल मान लेते हैं कि ये x1 है, ये x2 हम बदल रहे हैं x को, और ये x3 है। अगर ये ट्रांस हुआ तो ये वर्टिकली ऑसिलेट करेगा, ये भी वर्टिकली, ये भी वर्टिकली। लेकिन अगर x1 x2 x3 अलग अलग है तो हो सकता है कि इसका एम्पलीट्यूड इतना के बराबर हो, तो इसका हो सकता है कि इतना सा हो, इसका हो सकता है कि इतना सा हो। मतलब x अगर बदल रहे हैं तो एम्पलीट्यूड क्या है हमारा, बदल रहा है पार्टिकल्स का। बात समझ में आ रही है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी है जहां पर कि एम्पलीट्यूड क्या है, जीरो है, एकदम स्थिर है यहां पर का पार्टिकल। बात समझ में आ रही है। अब इसको हम डिलीट कर रहे हैं और सिर्फ इसी इक्वेशन कहाँ गया, इस इक्वेशन को लेकर के हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं ताकि और मैटर थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। इस सबको अब हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, क्या आया था हमारा स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन, क्या आया था, y इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। एक लाइन में बहुत सारे पार्टिकल को हम ले लेते हैं समझने के लिए, समझिएगा जरा, बहुत सारा पार्टिकल, वैसे पूरा पार्टिकल भरा हुआ है, लेकिन हम एट t बराबर 0 पार्टिकल एकदम अनडिस्टर्ब्ड है। ये सब पार्टिकल क्या है बेटा, अनडिस्टर्ब्ड है, ठीक है। इधर से भी एक सोर्स डाले, फिर इधर से भी एक सोर्स को स्विच ऑन किए, दोनों का रिजल्टेंट का इक्वेशन क्या आ रहा है, ये हमारा आ रहा है, क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। अब एट t बराबर 0 पर हम, एट t बराबर 0 पर हम पार्टिकल्स के t बराबर 0 पर पार्टिकल का पोजीशन हम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं बेटा, t बराबर 0 पर पार्टिकल का पोजीशन क्या है। तो देखो अगर यहां हम ओरिजिन ले लें, x बराबर 0 इस पॉइंट पर ले लें, तो इधर से आगे बढ़ रहे हैं, तो t बराबर 0 पर इसका वैल्यू क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी का, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया। तो एट बाई t बराबर 0 और x का वैल्यू अब हम बदल रहे हैं,
के का वैल्यू क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है। के का वैल्यू क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा। हम एक्स का वैल्यू क्या ले रहे हैं भाई, एक्स का वैल्यू क्या ले रहे हैं आप, लैम्डा बाई 4 ले लो, तो लैम्डा बाई 4 ले लो, तो यहां पर फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा देखो, तो 2a साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 4। कितना डिस्टेंस पर, वेवलेंथ का 1/4 डिस्टेंस पर। यहां से हम कितना डिस्टेंस पर हम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस पर। तो क्या आया, ये लैम्डा लैम्डा खत्म, 2 पाई बाई 4 यानी कि पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1। यानी कि यह जो पार्टिकल है हमारा, अब जब दोनों वेव हम ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, तो यह जो पार्टिकल का पोजीशन है अभी पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, यहां है कहीं, ये पार्टिकल यहां नहीं है, ये पार्टिकल यहां है, ठीक है। और एट x बराबर 0 पर का पार्टिकल, t बराबर 0 पर ही हम बात कर रहे हैं, एट t बराबर 0 और x बराबर 0 पर का पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो 2a इंटू 0, चूंकि x बराबर 0 पर ये भी 0 हो जाएगा, 2a इंटू 0 बराबर 0। यानी कि ये पार्टिकल कहां है, यही है, जबकि ये पार्टिकल कहां है अभी, यहां पर है। अब इन दोनों के बीच का कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे लैम्डा बाई 8 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं लैम्डा बाई 8, तो बाई एट टी बराबर 0, एक्स बराबर लैम्डा बाई 8। लैम्डा बाई 8 पर क्या हो जाएगा देखो, 2a साइन एक्स का वैल्यू के का वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स का वैल्यू लैम्डा बाई 8 लिए, ठीक। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा लैम्डा तो खत्म, ये क्या हो जाएगा 2 चौका पाई बाई 4, 2a साइन पाई बाई 4, पाई बाई 4 यानी कि कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री यानी कि 2a बाई रूट 2 यानी कि a बाई रूट 2a हो जाएगा, ठीक है। तो एट लैम्डा बाई 8 डिस्टेंस पर जो पार्टिकल है, चलो इसका ठीक आधा, ये वाला कहाँ है, यहाँ कहीं है, ये कहाँ है, यहाँ कहीं है। इसी प्रकार से जब करोगे तो ये थोड़ा ऊपर, ये थोड़ा ऊपर, और इस तरह से ये फॉर्म बना हुआ है। इधर आगे फिर जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट घटते जाएगा, फिर ये ऐसे, मतलब देख रहे हैं ये कहाँ, ये फिर 0 कहाँ पर होगा देख लो आप, t बराबर 0 पर ही सब हम कर रहे हैं। x का वैल्यू क्या आप ले लो आप, 2 पाई बाई लैम्डा, तो लैम्डा बाई 2 ले लो आप, t बराबर 0, x बराबर लैम्डा बाई 4, फिर लैम्डा बाई 2। तो देखो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2, तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 2, तो पाई हो जाएगा, तो 0 साइन पाई 0, फिर से 0 हो गया। ये डिस्टेंस कितना हो गया, लैम्डा बाई 2। तो देख रहे हैं एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम जो पोजीशन है डिफरेंट पार्टिकल का, वो क्या है, सबका अलग अलग है, ठीक है। कोई पार्टिकल अभी एकदम ओरिजिन पर है, और जो ओरिजिन पर है एक्स के वैल्यू, जिस वैल्यू के लिए इसका वैल्यू 0 है वहीं के वहीं रहेगा, वो हटेगा नहीं। और ये अगर a रूट 2a पर है, कोई a बाई 2 पर होगा, कोई मैक्सिमम 2a पर होगा, ठीक है। और जो पार्टिकल 2a एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है x के जिस पोजीशन के लिए, उसका एम्पलीट्यूड हमेशा क्या रहेगा देख रहे हो, x का अगर हम वैल्यू डाल दें लैम्डा बाई 4, तो x बराबर लैम्डा बाई 4 के लिए k तो कांस्टेंट है, तो 2a साइन पाई बाई 2 आएगा, साइन पाई बाई 2 बन, तो 2a, यानी कि यहां पर का पार्टिकल 2a एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा, जबकि यहां पर का पार्टिकल ऑसिलेट करेगा ही नहीं। अब इसी प्रकार से अगर हम टाइम का वैल्यू चेंज कर दें, क्या कर दें, टाइम का वैल्यू यहां चेंज करें, तो वहां पर के लिए भी एम्पलीट्यूड जिस पोजीशन का जो है वो तो वही रहेगा, वो बदलेगा थोड़े ना। लेकिन इसका जो पोजीशन है, जो एम्पलीट्यूड मान लेते हैं कि 2a है, लेकिन टाइम अगर चेंज करेंगे तो इसका पोजीशन भले बदल जाएगा, लेकिन एम्पलीट्यूड तो उसका वही रहेगा। यानी कि कोई पार्टिकल 2a एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है, कोई पार्टिकल 0 एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है। बात समझ में आ रही है। अब अगर हम इसी तरह से पैटर्न ड्रॉ करेंगे, ऐसा आता जाएगा, ऐसा कुछ आता जाएगा, है ना। अब ये कोई जरूरी नहीं कि ऊपर से ही नीचे भी जाएगा,
एसएचएम है भैया, पॉजिटिव एक्सट्रीम नेगेटिव एक्सट्रीम दोनों तरफ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहां पर का पार्टिकल हमेशा रेस्ट में रहेगा, जहां पर का पार्टिकल हमेशा रेस्ट में रहता है उसको नोड बोलते हैं, ठीक। और जहां पर का पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं बेटा? एंटी नोड। क्लियर है मामला? जहां पर का पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 0 है उसको, उस पोजीशंस को नोड बोलते हैं। जहां पर के पार्टिकल का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है उसको एंटी नोड वाला पोजीशंस बोलते हैं। अब देखो यहां पर पार्टिकल जो है ऑसिलेट कर रहा है, ऑल्दो ये कम एम्पलीट्यूड से, ये ज्यादा एम्पलीट्यूड से, कोई कम एम्पलीट्यूड कोई ज्यादा एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2 है, मिनिमम एम्पलीट्यूड 0, ये ऑसिलेट कर रहा है। यानी कि यहां पर जो ये स्ट्रिंग है हमारा, इस स्ट्रिंग को यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी है और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी है, लेकिन इस पॉइंट पर जो स्ट्रिंग है उसको क्या है, एनर्जी क्या है वहां 0। तो इस रीजन का एनर्जी इस रीजन में नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर तो ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है, तो रेस्ट में है। ऑल्दो यहाँ फिजिकली कोई क्लैंप नहीं किया, ऐसा नहीं कि यहाँ पर खूंटा गाड़ दें, खूंटा गाड़ दिया गया, अगर गाड़ भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही? तो यहां पर का पार्टिकल क्या है, हमेशा रेस्ट में है, यहां पर का पार्टिकल क्या है, हमेशा रेस्ट में है। इसलिए अब चूंकि देखो ये पैटर्न यहां अगर ऐसा बना हुआ है तो ये पैटर्न यहीं रहेगा, ये आगे शिफ्ट नहीं करेगा, यहां का पैटर्न यहीं रहेगा। तो चूंकि ना एनर्जी इस रीजन का इसमें ट्रांसफर हो रहा है, ना इस रीजन का इसमें ट्रांसफर हो रहा है इस केस में, दूसरा ना पैटर्न इसका आगे मूव कर रहा है वेव का, इसलिए इसको हम लोग कैसा वेव बोल दिए हैं, स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस रीजन का एनर्जी आगे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, या ये पैटर्न भी शिफ्ट नहीं हो रहा है आगे। बात समझ आ रही? इसलिए इसको कौन सा वेव बोलते हैं? स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। उसको और भी आप लोग अगर मैथमेटिकली समझना चाहते हैं तो टाइम का दूसरा कुछ वैल्यू लीजिए, T/4 लीजिए, T/8 लीजिए, T/2 लीजिए, फिर देखिए कि x के उसी वैल्यू के लिए, मतलब x के सेम वैल्यू के लिए और पोजीशन तो बदलेगा। क्यों? क्योंकि एसएचएम हो रहा है। इसको ऐसे आप समझिए, ये क्या है, एसएचएम का इक्वेशन है। हाँ, तो टाइम के साथ बाई का वैल्यू क्या होगा, बदलेगा, लेकिन एम्पलीट्यूड दिए हुए पोजीशन के लिए क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आ रही है? आप कहिएगा कि अब आप फटाफट एक काम करें कि हम लोग वो पोजीशंस निकाल लें, तो जहां पर एंटी नोड है वो पोजीशन भी निकाल लें जहां पर नोड है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 4 एंटी नोड के लिए कौन सा पोजीशन होगा, एंटी नोड के लिए साइन के एक्स बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 0। एंटी नोड पोजीशन के लिए साइन के एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखो के एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सो बताओगे, के एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई। के एक्स का वैल्यू क्या क्या होगा, सॉरी पहले तो 0 होगा, फिर पाई होगा, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर डॉट 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 n पाई होगा ना। तो ये तो हमारा एंगल के फॉर्म में हुआ। अब x के फॉर्म में तो x बराबर क्या हो जाएगा, n पाई बाई के, यानी कि n पाई बाई और 2 पाई बाई लैम्डा। तो पाई से पाई खत्म, n लैम्डा बाई 2, यानी कि पोजीशन x बराबर क्या आ रहा है, पोजीशन वेयर एम्पलीट्यूड इज 0 इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2। नहीं समझ में आया? अब यहाँ n का वैल्यू 0 डाल दो, n का वैल्यू क्या डाल दो, 0 डाल दो, यहाँ पर एम्पलीट्यूड 0, फिर n का वैल्यू 1 डाल दो तो लैम्डा बाई 2, यहाँ पर एम्पलीट्यूड 0, फिर यहाँ पर एम्पलीट्यूड 0। तो ये क्या हो गया, पोजीशन वेयर एम्पलीट्यूड इज 0, या फिर ऐसे भी कह सकते हो पोजीशन ऑफ नोड्स, है ना। अब एंटी नोड के लिए क्या करेंगे, साइन के एक्स को क्या कर देंगे,
1 के बराबर या -1 के बराबर, बात समझ में आ रही है? तो उसका पोजीशन कैसे निकाल देंगे? वेन साइन kx बराबर 1 या प्लस या -1, लेकिन चूंकि एम्पलीट्यूड है तो +1 ही लेंगे, एम्पलीट्यूड नेगेटिव नहीं होगा, ठीक। तो kx बराबर हमारा क्या हो जाएगा? π/2 है ना, फिर 3π/2, 5π/2 डॉट डॉट डॉट, या फिर 2n + 1 इंटू π/2। देख लो n बराबर 0 1 2 3 करके डाल दो, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा यहां से? फिर 2n + 1 इंटू π/2 डिवाइडेड बाई के, तो ये क्या हो जाएगा? 2π/λ, तो 2n + 1 इंटू λ/4 इंटू λ/4, यानी कि x बराबर क्या हो गया बेटा? 2n + 1 इंटू λ/, ये हमारा एंटी नॉट्स हो गया। एंटी नॉट्स का पोजीशन क्या हो गया? x बराबर 2n + 1 इंटू λ/4। अब यहां पर एक बात नोटिस करने वाली है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए ये पोजीशन करेक्ट है। अगर हमारा ये इक्वेशन हो जाता कैलकुलेट करके 2a cos kx और sin ωt, तब ये सारा इक्वेशन गलत हो जाएगा ना। अगर ये हमारा स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन होता तो cos kx बराबर 0 कहाँ का, जहां जहां होता वहां वहां हमारा नोड का पोजीशन होता, जहां ये 1 होता वहां वहां हमारा एंटी नोड का पोजीशन होता। बात समझ में आ रही? तो ये नोड का पोजीशन या एंटी नोड का पोजीशन स्टैंडिंग वेव के इक्वेशन पर डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रही है? स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन अगर अलग है यहां, तो नोड या एंटी नोड का पोजीशन भी बदलेगा। एक्स का जो मतलब वैल्यू है जिसके लिए नोड हो या एंटी नोड हो, किसके अनुसार आएगा? स्टैंडिंग वेव के इक्वेशन के अनुसार आएगा। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा इसमें विशेष कुछ दिमाग मत लगाइए। अब थोड़ा सा स्ट्रिंग के ऊपर विचार करते हैं, क्योंकि उसमें आप लोगों को एक पढ़ना है टर्म रेजोनेंस, इसी से एक्सप्लेन करेंगे रेजोनेंस क्या होता है भाई, है ना। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालना होता है, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, फंडामेंटल टोन या फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, तो उसको निकालना है। इसमें अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में डालिए या डायरेक्टली हमको मैसेज करिए, जैसे कांटेक्ट कर सकते हैं करिए, हमसे पूछिए, हम क्लियर करेंगे। बस बेटा ध्यान ये रखना है कि अब बच्चा लोग रट लेता है कि अच्छा x बराबर n λ/2 पर क्या होगा। अब यहाँ ध्यान रहे, हम इसको फिक्स नहीं किए हैं, बस यहाँ से सोर्स है, ये आगे ट्रेवल कर रहा है, उधर से एक सोर्स आ रहा है, वो अपना ट्रेवल कर रहा है। ठीक, दोनों इंटरफेयर किया है, हम बीच में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा करके हम इसका इक्वेशन निकाले। इक्वेशन क्या आ गया भैया? इस फॉर्म का आ गया। तो इस इक्वेशन के अनुसार हम सारा पोजीशन निकाल दिए कि नोड का पोजीशन ये हो जाएगा और एंटी नोड का पोजीशन ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर किसी स्ट्रिंग को हम लें और दोनों एंड को क्लैंप कर दें, क्या कर दें? क्लैंप कर दें। लेफ्ट साइड से अगर हम एक वेव को क्या करवाएं? प्रोपेगेट करवाएं। अब आप कहिएगा कि अब स्ट्रिंग लेकर के काहे नहीं सब कर रहे हैं? तो बेटा यहां पर मैं जो हम कुछ मॉडिफिकेशंस किए थे कि दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हो? सेम हो, दोनों का एंगुलर वेव नंबर क्या हो? सेम हो, दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो? सेम हो। ऐसा प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं। सेम इंस्ट्रूमेंट लोगे और दोनों को जब स्विच ऑन करोगे तो सेम इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। K1 K2 ओमेगा वगैरह में A1 A2 में डिफरेंस आ जाएगा सेम इंस्ट्रूमेंट से। तो ऐसा कहाँ आइडियल केस हम निकालें जहां की एम्पलीट्यूड क्या हो? सेम हो, फ्रीक्वेंसी वगैरह सेम है, या केव वो तो वही हो सकता है कि सेम वेव रिफ्लेक्ट होकर के आए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? दोनों तरफ क्या कर दिया है? स्ट्रिंग को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। ठीक, और उसका रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? क्या होता है फेनोमेना, उसको समझेंगे, फिर मैथमेटिक्स लगा के निकाल देंगे। ठीक, चलिए देखते हैं।
देखो ये हमने एक स्ट्रिंग लिया भैया, इसको इधर फिक्स कर दिया, इधर फिक्स कर दिया, क्लियर। इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। इसका लेंथ आप चलो इस स्ट्रिंग का एल है, इस स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, एल है, क्लियर है ना। सबसे पहले इस इक्वेशन को आप हटा दो, पहले इसको ऐसे ही हम एनालिटिकली डिस्कस करते हैं। बेटा इधर से एक हम पल्स जनरेट किया, इधर से क्या किया बेटा, एक पल्स जनरेट किया, क्या किया, एक पल्स। अब कैसे जनरेट किया उस पर दिमाग मत लगाओ, बस पल्स जनरेट किए। ये पल्स जाएगा इधर, क्या होगा, यहाँ रिफ्लेक्शन होगा पल्स का, है ना, और रिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ पर कितना का फेज चेंज होगा बेटा, पाई का फेज चेंज होगा। ये नीचे से जाना शुरू करेगा, ये फिर जाएगा यहाँ, फिर चूंकि ये फिक्स है तो फिर यहाँ पर पाई का फेज चेंज होगा, तो फिर ये ऊपर से जाना शुरू करेगा। अब देखो अगर हम कंटिन्यूअस पल्स जनरेट करते रहे यहाँ से तो ये प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और दूसरा तरीका ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये कितना डिस्टेंस कवर्ड किया ये वेव, अगर मान लेते हैं कि ये पल्स गया तो ये गया एल और फिर आया एल, और फिर अभी फ्रेश जो यहाँ से निकलने वाला है जिसका 2 बार रिफ्लेक्शन हो गया, एक बार यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, एक बार यहाँ, तो 2 बार रिफ्लेक्टेड वेव और जो फ्रेश जो इनकमिंग वेव है यहाँ से, चूंकि पल्स हम कंटिन्यूअस जनरेट कर रहे हैं, दोनों इंटरफेयर करेगा ना, नहीं बुझाया बात। यहां से हमने एक फ्रेश पल्स को, एक पल्स पर विचार करते हैं, एक पल्स निकला, एक और पल्स, चलो ऐसे समझो, एक पल्स हमारा यहां पहुंच गया, ठीक, एक पल्स यहां है, ठीक है। ये पल्स अभी निकलने वाला है, ये पल्स बाबू साहब टकराने वाले हैं, ठीक है। ये टकराया तो कितना का फेज चेंज हुआ, पाई का फेज चेंज होगा, फिर ये इधर आएगा, इधर आएगा कैसे, जब ये टकरा के रिटर्न होगा तो ये इस तरह का कुछ शेप ले लेगा, ये आ रहा है, फिर ये अभी चला गया होगा कहीं और, फिर जैसे ही ये यहां से फिर से टकराया, ये यहां पहुंचने के बाद, यही पल्स जब यहां पहुंच गया, टकराने के बाद फिर ये कौन सा शेप धारण कर लेगा ये, और उसी वक्त मान लेते हैं सोर्स एक और पल्स जनरेट किया। बात समझ में आ रही है। तो जो फ्रेश जनरेटेड पल्स है और जो 2 बार रिफ्लेक्ट हो चुका है, वो दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो कितना ट्रेवल किया होगा वो पहले का, 1 एल और एक 2 एल। नहीं समझ में आई बात। और अगर यहां ये हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराएं तो वो जो पाथ डिफरेंस है वो कितने के बराबर होना चाहिए, एन लैम्डा के बराबर। ये लास्ट टाइप 1 में हम डिस्कस किए थे। हाँ, फेज डिफरेंस हमारा क्या आया था बेटा, के डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा फाई आया था ना, के डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा फाई, और ये हमारा फाई के बराबर था। और वहां इक्वेशन में a1 प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई था। तो फाई के किन किन वैल्यू के लिए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा था, तो ये के डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा फाई, ये जो फेज है, फेज डिफरेंस है, कितने के बराबर आना चाहिए भैया, कितने के बराबर आना चाहिए कि मैक्सिमम हो जाए एम्पलीट्यूड, तो वो कितने के बराबर था, तो 1 आना चाहिए था, तो 2n पाई के बराबर था, नहीं था। अगर इनिशियल फेज डिफरेंस हम 0 ले ले बेटा, तो डेल्टा एक्स कितने के बराबर आया था, तो 2n पाई बटा 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई खत्म, क्या हो गया, n लैम्डा। वही तो लिखे हैं कि 2l पाथ डिफरेंस कितने के बराबर, n लैम्डा के बराबर आना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि लेंथ जो हो n लैम्डा बाई 2 के बराबर हो। किस लिए यहां पर, ताकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। क्या हो यहां पर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। अब एक ही पल्स तो है नहीं, कंटिन्यूअस पल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब प्रोपेगेशन है। अब एक पल्स जा रहा है, एक पल्स आ रहा है, हो सकता है कि यहां से जो अभी फ्रेश पल्स निकल रहा है और इधर से जो आ रहा है, अब मान लेते हैं
कि इधर से आया हुआ पल्स 2L, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, फिर एक और फ्रेश पल्स उसी वक्त निकल रहा हो, ये भी तो हो सकता है। कहने का मतलब यहां जो ये एम्पलीट्यूड है इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। क्या हो रहा है? कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। दूसरा यहां पर यह भी बात ध्यान देने वाली है कि यहां से ये रिटर्न हो रहा है, यहां से एक जा रहा होगा, यहां पर भी सुपरपोजिशन हो रहा हो, और ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस चलता ही जा रहा है। बात समझ में आ रही है? एक स्टेट ऐसा आता है कि फाइनली करते कराते ये जो स्ट्रिंग है ये कुछ ऐसा रूप धारण कर लेता है। कैसा रूप धारण कर लेता है? ऐसा मल्टीपुल, क्या उसको कहोगे, मल्टीपुल टाइम ये n नंबर ऑफ लूप आप ले सकते हो। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? मल्टीपुल रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस के कारण ऐसा आपको पैटर्न दिखेगा स्ट्रिंग का, ठीक है ना। जहां L बराबर क्या हो गया, n लैम्डा बाई 2, मतलब ये क्या इसको कहते हैं, इस फेनोमेना को टेक्स प्लेस करने के लिए ये वाला कंडीशन हमारा होना चाहिए। L बराबर क्या हो जाना चाहिए, n लैम्डा बाई 2। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का हम कंडीशन लगे। अच्छा ठीक है भाई। अब ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बता रहा है। अगर हम n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो स्ट्रिंग गायब हो गया। n का वैल्यू 1 पुट करते हैं, 1 पुट करेंगे तो लैम्डा बाई 2, यानी कि लैम्डा बराबर हमारा क्या आ गया, 2L। यानी कि मिनिमम अगर हम कहें तो मिनिमम नंबर ऑफ ये लूप कितना हो सकता है बेटा, देखो यहां से L बराबर लैम्डा बाई 2, यानी कि लैम्डा बराबर 2L के बराबर होना चाहिए। या फिर इस इक्वेशन को अगर देखें L बराबर लैम्डा बाई 2, तो हाफ वेवलेंथ जो आप वेव पैटर्न बना रहे हो उसके हाफ वेवलेंथ के बराबर मिनिमम लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि वेवलेंथ अगर L हो, हाफ वेवलेंथ कहने का मतलब क्या, ये पैटर्न बनेगा, नहीं बनेगा, हाफ वेवलेंथ नहीं है, एक लूप और बनता तो लैम्डा हो जाता, तो ये हाफ वेवलेंथ होना चाहिए। अगर हम यहाँ n बराबर 2 पुट कर दें तो L बराबर लैम्डा, तो ये फिगर हमारा क्या चीज हो जाएगा, ये ऐसा फिर ये ऐसा, 2 लूप बना, एक लूप 2 लूप। इसमें नोड कितना है, तो एक नोड यहाँ, एक नोड यहाँ, एक नोड यहाँ, 3 गो नोड है, 2 ठो एंटी नोड है। इसी प्रकार से अगर हम n का वैल्यू 3 पुट करें तो 3 लैम्डा बाई 2, तो ये 3 लूप हो जाएगा। बात समझ में आ रही? और करेस्पॉन्डिंग अगर हमसे कहा कि फ्रीक्वेंसी निकालिए, तो लैम्डा बराबर क्या हो रहा है, 2L बटा n, और f बराबर क्या होता है, v बाई लैम्डा। अगर वेव का इसमें स्पीड v है तो क्या हो जाएगा, v बटा लैम्डा। लैम्डा के जगह पर अब हम क्या पुट कर देंगे, 2L बाई n, तो n भी बाई 2L। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि दिस फ्रीक्वेंसी इज नॉन एज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। व्हेन n बराबर 1 हम पुट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाम है वो दिए फर्स्ट हार्मोनिक। क्या, फर्स्ट हार्मोनिक, या और इसको फंडामेंटल मोड या टोन जो कह लीजिए भी कहा जाता है। n बराबर इसी में अगर हम 2 पुट करते हैं तो सेकेंड हार्मोनिक, इसको F1 ले लो, क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 1 तो v बाई 2L, n का वैल्यू 2 तो 2v बाई 2L बराबर v बाई L। ये हो गया सेकेंड हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन इसको बोलते हैं, फर्स्ट जो कहिए उसको, ठीक है। इसी प्रकार से n का वैल्यू 3, लेकिन n का वैल्यू जितना रखिएगा उतना लूप यहाँ क्या होगा, बनते जाएगा। कब, जब दोनों एंड इसका क्या हो, फिक्स हो। इसको मैथमेटिकली वो इक्वेशन से भी समझ सकते हैं। ऐसे अगर नहीं समझ में आया कुछ तो देखिए इससे भी समझ सकते हैं लोग, ऐसे भी समझ सकते हैं। y बराबर क्या आया था बेटा, 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, है ना।
देखो एंड पॉइंट इसका हमेशा क्या रहेगा, एंड पॉइंट का एम्पलीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, 0। तो x का वैल्यू उसके लिए निकालो तो क्या आता है, साइन के एक्स बराबर 0। तो के एक्स बराबर क्या आया था हमारा, एन पाई आया था ना, एन का वैल्यू 0 1 2 3 जो भी था। तो x बराबर क्या आया था, तो n लैम्डा बाई 2। n का वैल्यू 0 डालो यहां, n का वैल्यू 0 डालो यहां, 0 डिस्प्लेसमेंट। n का वैल्यू 1 डालो लैम्डा बाई 2 यहां 0 डिस्प्लेसमेंट। n का वैल्यू 3 डालो 3 यहां 0 डिस्प्लेसमेंट। या फिर दूसरा कंडीशन भी लगा सकते हो कि x बराबर l पर भी नॉट बनेगा। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि के एक्स बराबर l, सॉरी के एल बराबर एन पाई। यहां से भी देख लो आप, के एल बराबर एन पाई है तो एल बराबर क्या हो जाएगा, एन पाई बाई 2 पाई बाई लैम्डा, पाई से पाई खत्म, एन लैम्डा बाई 2। यानी स्ट्रिंग का जो लेंथ है ये हमरा क्या बताया, x बराबर 2 पोजीशन वेयर देयर इज नोड। ये हमरा क्या बता रहा है कि जो लैम्डा बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपुल हो उतना वो लेंथ के बराबर होना चाहिए, ये रेजोनेंस अकर करने के लिए। अब रेजोनेंस क्या होता है भैया, रेजोनेंस तो समझाया भैया। अब एक सवाल यहां उठ सकता है कि सर हम यहां से कंटिन्यूअस जो सोर्स है वेव का वो एनर्जी सप्लाई कर रहा है और ये एनर्जी यहां से अगर यहां भी लॉस ना माने और यहां पर जहां पे ये फिक्स किया हुआ है वहां पे अगर लॉस ना माने तो टोटल एनर्जी जो सप्लाई कर रहा है जा कहाँ रहा है, ये एनर्जी जा कहाँ रहा है, तो बेटा ये एनवायरनमेंट में जा रहा है। नहीं समझे, एक्चुअल में ये जो वाइब्रेट कर रहा है तो जो उसके एडजेसेंट जो पार्टिकल्स होगा एयर का, ये स्ट्रिंग अगर वाइब्रेट कर रहा है तो एडजेसेंट जो पार्टिकल होगा एयर को उसको एनर्जी ट्रांसफर कर रहा होगा। एक स्टेडी स्टेट आया होगा जिसमें कि जितना एनर्जी यहाँ से सप्लाई हो रहा है उतने ही जो वाइब्रेशन है, जो पैटर्न है, ये क्या है, एनवायरनमेंट जो उसके मतलब कांटेक्ट में है पार्टिकल उसको सप्लाई करता जा रहा होगा। बात समझ में आ रही, तो वहां जा रहा होगा। ठीक है, तो एल क्या होना चाहिए, लैम्डा बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए रेजोनेंस होने के लिए। ठीक है, एल बराबर क्या होना चाहिए भैया, एन लैम्डा बाई 2। ठीक, अब इसी में अगर पूछ दिया कि भाई एंटी नोड का पोजीशन क्या होगा तो इसे निकाल सकते हैं। वैसे इसमें वही खाली फ्रीक्वेंसी आता है बेटा जो कि अभी हम कैलकुलेट किए एन वी बाई 2 के बराबर, ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, एन का वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते जाइए, एफ का वैल्यू निकालते जाइए, फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक या फंडामेंटल टोन या फर्स्ट ओवरटोन या सेकंड ओवरटोन, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इस पर सवाल आता है, बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये इक्वेशन में, और इसमें डिफरेंट टाइप का ये इक्वेशंस हो सकता है। वो आप प्रॉब्लम जब बनाइएगा तो आपको हो सकता है यहाँ 2a cos के x दे दे और sin ओमेगा t दे दे, तो फिर ये जो हम कंडीशन लगाए हैं ये सब फिर वैलिड नहीं होगा उस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। ठीक है, उसकी क्योंकि उस केस में cos के x बराबर करेंगे 0, है ना, तो के एक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा, के एक्स बराबर हमारा 0, ये cos कब होगा, तो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 होगा ना, पाई बाई 2 पर ये 0 होगा, यानी कि x बराबर हमारा क्या आ रहा है, तो जो पोजीशन यहाँ पर एंटी नॉड का है वो यहाँ का हो गया, नॉड हो गया। इस किस केस में, जब यहाँ cos के x होगा, तो आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा कि तो क्या हो गया। इस पर्टिकुलर इक्वेशंस के लिए और इस पर्टिकुलर सिचुएशंस के लिए ये वाला वैलिड होगा। बात समझ में आ रही है। बाकी अगर प्रॉब्लम में हमारा इक्वेशन दे दिया है तो उस अनुसार हम कंडीशन लगाएंगे कि नॉड का पोजीशन क्या है या एंटी नॉड का पोजीशन क्या है। यहाँ पर हम कौन सा केस है कि स्ट्रिंग को 2 पॉइंट पे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, उस कंडीशन के लिए ये सब इक्वेशन वैलिड होगा। ठीक है, अब इसी में कभी कभी ये भी आ जाता है कि भैया इस जो एंड है दूसरा वाला उसको क्या छोड़ दिए, हम खुला छोड़ दिए। यहां तो लेफ्ट साइड तो फिक्स है लेकिन राइट साइड को हम क्या कर दिया, खुला छोड़ दिया। बात समझ में आ रही है।
तो इस केस में क्या होगा कि साइन के एक्स, अगर एल लेंथ है स्ट्रिंग का, तो यहां पर में क्या, ये यहां पर नॉट फॉर्म करेगा कि एंटी नॉट फॉर्म करेगा? जहां पर ओपन एंड है एंटी नॉट फॉर्म करेगा वहां पर, क्योंकि वो खुला है स्ट्रिंग, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। समझाए थे जब हम रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन पढ़ा रहे थे। तो यहाँ कंडीशन लगाएंगे हम, बाउंड्री का कंडीशन कि साइन के एक्स बराबर क्या, एल, साइन के एल बराबर क्या, एल पोजीशन पर क्या हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। नहीं, यानी कि के एल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखो तो 2n+1 इंटू पाई बाई 2, यानी कि एल बराबर क्या हो गया, 2n+1 इंटू पाई बाई 2 इंटू 2 पाई बाई लैम्डा। तो ऊपर लैम्डा चल गया, पाई से पाई खत्म, इंटू 2, तो 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 4 एल हो गया। तो अब अगर हमसे कहेगा कि भाई फ्रीक्वेंसी निकालिए सर, तो फ्रीक्वेंसी के लिए एफ बराबर क्या होता है, वी बाई लैम्डा। तो वी बाई लैम्डा, लैम्डा बराबर क्या होगा, 4l बटा 2n+1, 4l बटा 2n+1 ये हो जाएगा। यानी कि f जो हमारा हो गया 2n+1 इंटू वी बाई, यही फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, n का वैल्यू 0 डालो तो फंडामेंटल मोड हुआ, n का वैल्यू 1 डालो फर्स्ट ओवरटर्न, n का वैल्यू 2 डालो सेकेंड ओवरटर्न, निकालते जाइए। फिर बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी किस केस में, जब एक एंड फिक्स हो और दूसरा एंड क्या हो, इसका खुला हो, तब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर बिना 2-4 को सवाल ले ले, क्लियर नहीं होगा मामला, इसलिए अब इस पर 2-4 को सवाल ले लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, आइए देख लेते हैं 2-4 सवाल। चलिए बच्चों, तो इस पर अब कुछ प्रॉब्लम हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं स्टैंडिंग वेव के ऊपर, है ना। तो पहला प्रॉब्लम हमारा क्या है, पहला प्रॉब्लम क्या है भाई, कहता है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए स्टैंडिंग वेव ऑन ए स्ट्रिंग इज गिवन बाय, क्या है पहला प्रॉब्लम, बाई इज इक्वल टू ऐसे नहीं है, बाई xt इज इक्वल टू 0.4 साइन, है ना, 0.5x ओके, cos 30t, where x and y are in centimeters. Find the frequency, amplitude and wave speed of the component waves. component wave का frequency, amplitude and wave speed of the component wave निकालना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन क्या होता है बेटा, तो y xt इज इक्वल टू 2a, इसी फॉर्म का हम ले रहे हैं, साइन के एक्स कॉस ओमेगा। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि इसका इंडिविजुअल जो सोर्स है वेव है उसका एम्पलीट्यूड निकालिए, तो एक्स को कंपेयर करेंगे तो एम्पलीट्यूड तो फट से निकल जाएगा, 0.4 सेंटीमीटर, यानी a बराबर 0.2 सेंटीमीटर हो गया। एम्पलीट्यूड तो हमारा निकल गया, नहीं निकल गया। अब कहता है फ्रीक्वेंसी निकालिए, तो ओमेगा ये है तो ओमेगा ये है, तो ओमेगा बराबर क्या है 30, यानी कि f बराबर 30 बाई 2 पाई f बराबर ओमेगा, तो ये हो जाएगा 15 बाई पाई, फ्रीक्वेंसी भी निकल गया। अब क्या कर रहा था, हाँ वेव स्पीड, तो v बराबर क्या आता है ओमेगा बाई के, तो k हमारा क्या है 0.5, ओमेगा कितना है 30 बटा k क्या है 0.5, ये सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। क्लियर है, क्योंकि ये जो है x अगर सेंटीमीटर में है तो ये भी तो सेंटीमीटर
में होगा ना, के भी पर सेंटीमीटर होगा, तो ये क्या हो गया हमारा 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये वेव स्पीड होगी। तो कंपेयर कर दिए बस, एक को दो के साथ कंपेयर कर दिए बस, सारा का सारा ऐसे होगा, निकल गया। इसका सेकेंड पार्ट भी है, इसका सेकेंड पार्ट भी है बेटा। सेकेंड पार्ट में कहता है कि व्हाट इज द पार्टिकल वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। कहता है कि इसका पार्टिकल वेलोसिटी निकालिए। पार्टिकल कहाँ गया, व्हाट इज द पार्टिकल वेलोसिटी एट x बराबर 2.4 सेंटीमीटर, t बराबर 0.8 सेकेंड। ठीक है, पार्टिकल का वेलोसिटी पूछ रहा है। देखो बेटा जरा सा ध्यान रखना, स्टैंडिंग वेव वाला या फिर कोई भी वेव हो, पार्टिकल का वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, डेल बाई डेल टी, दिस इज पार्टिकल वेलोसिटी। तो हमारा इक्वेशन ये दिया हुआ है, हमारा इक्वेशन ये, तो इसको टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डेल बाई एक्स टी बाई डेल टी बराबर क्या हो जाएगा, देख टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये कॉस को सिर्फ करेंगे क्योंकि इसी में तो टाइम वाला है, तो हो जाएगा 0.4 साइन 0.5 एक्स इंटू कॉस का डीसी क्या हो जाएगा, माइनस साइन 30t आई इंटू फिर 30, है ना। अब क्या करेंगे, यही पार्टिकल वेलोसिटी है कितना पर 2.4 सेंटीमीटर, तो ये वीपी यही ना हो गया, वीपी एट एक्स बराबर क्या 2.4 और टाइम 0.8 पुट कर दो इसमें, तो 0.4 और साइन 0.5 इंटू एक्स बराबर कितना है 2.4, तो ये 2.4 ये रेडियन में है। ये क्या चीज में आया बेटा, ये रेडियन में आया है, ठीक ना, क्योंकि एक्स अगर सेंटीमीटर में है तो पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, तो ये रेडियन में आया इंटू, यहाँ नेगेटिव साइन लगा दो, साइन माइनस साइन थीटा, साइन 30t साइन 30 इंटू टी कितना 0.8 आई इंटू 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 तो 4 3 चौका 12 माइनस साइन के साथ 12 साइन 24/2 तो 1.2 रेडियन इंटू साइन, है ना, साइन 3 24 रेडियन। अब ये यही हो जाएगा, अब इसी फॉर्म में छोड़ दो जो कि 24 रेडियन का वैल्यू साइन 24 रेडियन, वैसे देखो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तो इस तरह से आप निकाल तो सकते हो, लेकिन इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, तो क्या हो जाएगा 12 साइन 1.2 आई इंटू साइन 24, यही हमारा क्या हो गया, इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड। पार्टिकल का ही क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था, सिंपल था एकदम। क्या था, सिंपल था एकदम, क्या लकी, सिंपल था एकदम। अब दूसरा सवाल कहता है, इसको मिटा लेते हैं पहले, इसको मिटा लिया जाए। सिंपल सिंपल हम अभी क्वेश्चन लेंगे, अभी आप ही नहीं समझिएगा कि बहुत भारी भारी ले लेंगे, ताकि आपको जो थ्योरी पढ़ाए वो कुछ समझ में आए, है ना। ऐसे भारी भारी सवाल ले लेंगे तो समझ में तो आएगा नहीं। चलिए ठीक है भैया, ये देखते हैं। हाँ आसान सवाल लेते हैं, आसान सवाल समझ में आ जाएगा, क्या लकी रानी। चलिए कहता है कि द वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर। दूसरा सवाल कहता है लेंथ क्या है स्ट्रिंग का 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन y इज इक्वल टू 4 साइन क्या है पाई एक्स बाई 4, ठीक है, और cos 96 पाई टी 96 पाई टी, ठीक है, वेयर x एंड y आर इन सेंटीमीटर एंड टी इन सेकंड। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट एज x बराबर 5 सेंटीमीटर। कहता है कि एट x बराबर 5 सेंटीमीटर वाले पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है।
पहला क्वेश्चन ये है, चलिए ठीक है, कोई यहीं रख दें, हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि what is the maximum displacement of a point at x is equal to 5 सेंटीमीटर। x बराबर 5 सेंटीमीटर वाले पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x बराबर 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर पर वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होगा वही निकाल देते हैं, वही उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो x बराबर 5 सेंटीमीटर वाले पार्टिकल का एट x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर क्या हो जाएगा? तो 4 साइन और पाई इंटू एक्स बराबर 5 डाल दो बाई 4, 5 पाई बाई 4 है ना, 5 पाई बाई 4, यही हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो कितने के बराबर हो जाएगा? 4 साइन, 1 पाई बाई 4, सॉरी पाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 4, 4 1 5 पाई बाई 4। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन के साथ, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा है तो थर्ड पाई प्लस, हाँ थर्ड क्वाड्रेंट में गया तो माइनस साइन के साथ आएगा। तो 4 साइन पाई बाई 4 यानी कि -4, और साइन पाई बाई 4 1/√2, तो ये √2, तो 2√2 विथ नेगेटिव साइन। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा? 2√2 सेंटीमीटर। तो इसका जो बाई मैक्सिमम हो जाएगा 2√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है ना। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट x बराबर 5 सेंटीमीटर, x बराबर 5 सेंटीमीटर पर, हाँ ठीक है। तो 2√2 पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4, तो 1/√2 हो गया, तो 2 दूना 4, तो 2√2, हाँ यही हो जाएगा, इतने सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या करेक्ट है ना? ओहो इक्वेशन गलत लिख दी हम। पाई एक्स वाई 15, हाँ पाई एक्स वाई 15 है, तो यहाँ पर फिर तो ये भी एक मतलब सॉल्यूशन हो गया वैसे, हालांकि अब इसमें पाई एक्स वाई 15 है तो फिर चेंज कर जाएगा आंसर, सिर्फ कैलकुलेशन। तो हो जाएगा 4 साइन अब पाई एक्स के जगह पर 5 सेंटीमीटर डाल दीजिए, बटा 15, तब फिर हो जाएगा 4 साइन 5 × 15 पाई बाई 3, तो ये √3/2, तो हो जाएगा 2√3 सेंटीमीटर। ठीक है। दूसरा पार्ट में क्या कहता है? दूसरा पार्ट में कहता है कि वेयर आर द नोड्स लोकेटेड अलोंग द स्ट्रिंग। अब देखो बात आ गया, इसमें नोड्स कहाँ लोकेटेड है जो हम डिस्कस किए थे थ्योरी के दरमियान। तो क्या करेंगे? नोड्स पोजीशन मतलब जिसके लिए एम्पलीट्यूड क्या हो? 0 हो, मतलब साइन पाई एक्स बटा 15 इज इक्वल टू क्या? 0। समझ में आया बात? यानी कि हम कह सकते हैं कि पाई एक्स बाई 15 जहाँ 0 0 हो तो क्या क्या होगा? 0 पाई 2 पाई 3 पाई डॉट 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 n पाई, यानी कि पाई एक्स बराबर 15 n पाई, यानी कि x बराबर कितना आ गया? पाई एक्स बाई 15 इज इक्वल टू n पाई होना चाहिए। तो पाई एक्स बराबर 15 n पाई हो गया, x बराबर 15 n पाई बटा पाई, तो 15 n हो गया। जहाँ n का वैल्यू 0 डालो 1 डालो, मतलब x बराबर क्या होगा? 15 सेंटीमीटर, फिर n का वैल्यू 2 डालेंगे तो 30 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। ये पोजीशंस किसका हो गया? नोड्स का। 4 नोड्स पोजीशन। क्या बताया था ड्यूरिंग डिस्कशन ऑफ थ्योरी? भाई इक्वेशन पर डिपेंड करेगा कि x का वैल्यू क्या आएगा, वो फॉर्मूला याद करने से नहीं होगा, वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हम किए दिए थे। ठीक ना। अब तीसरा में कहता है व्हाट इज द वेलोसिटी
व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट x बराबर 7.5 सेंटीमीटर, t बराबर 0.25। तीसरा पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि x बराबर 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, x बराबर 7.5 सेंटीमीटर एंड t बराबर 0.25 सेकंड। इसमें क्या कहता है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दिस पोजीशन। तो इस पोजीशन पर के पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा। तो इसके लिए अभी हम कैलकुलेट किए थे, वो तो गायब हो गया, तो यहीं पर कर लेते हैं कैलकुलेट, यहाँ पर कर लेते हैं। वीपी बराबर क्या आया था इक्वेशन, नहीं ये तो दूसरा क्वेश्चन में कैलकुलेट किए थे। तो वीपी बराबर क्या होगा, डेल बाई डेल टी। तो ये बराबर हो जाएगा 4 sin पाई एक्स बट्टा 15। ये तो जस्ट तस रहेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन 96 पाई इंटू टी इंटू 96। अब इसमें क्या करो, x बराबर 7.5 पुट कर दो और t बराबर 0.25 पुट कर दो, तो पार्टिकल का वेलोसिटी निकल जाएगा। तो vp बराबर क्या हो जाएगा, -4 साइन और पाई बाई 15 इंटू एक्स के जगह पर क्या डालना है 7.5, शांत रहिए थोड़ा देर अभी, इंटू फिर साइन 96 पाई इंटू 0.25 इंटू 96। अब इसको कैलकुलेट कर दो खाली, -4 और ये 7.5 दूना 15, तो पाई बाई 2 तो हो गया 1। अब फिर इंटू इधर 96 तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, 96 पाई इंटू 0.25, तो 96 बाई 4 करेंगे, 4 दूना 8, 1 4 चौका 16, 24 पाई। ये क्या हो गया बेटा, 24 24 चौका 96, 24 पाई, जो कि इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ पाई है, इवन इंटीग्रल मल्टीपुल है ना। सही, तो इसका वैल्यू क्या होगा 0, यानी कि पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वैसे इतना करने का जरूरत नहीं था, देखो हम इतना किए। यहीं पर जब साइन ये आ गया और टाइम का वैल्यू हम 0.25 सेकेंड इसी में पुट करेंगे, तो ये तो 0 हो जाएगा ना बेटा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा एट दैट टाइम, 24 पाई है ना, 0 हो जाएगा, 0 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। चलिए नेक्स्ट है क्या हमारा पार्ट, ये तीसरा पार्ट था ना, तीसरा पार्ट था ये। चौथा पार्ट करता है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द कंपोनेंट वेव्स व्हिच सुपरपोजिशन गिव्स द अबव वेव। मतलब इंडिविजुअल जो सोर्स है उसका अब कह रहा है चौथा पार्ट में कि जिन दो वेव का सुपरपोजिशन के कारण ये वेव फॉर्म हुआ है वो इंडिविजुअल इक्वेशन निकालिए। तो देखो एम्पलीट्यूड तो इसका हाफ हो जाएगा बेटा, इतना तो क्लियर है मामला। तो एम्पलीट्यूड ईच वेव का क्या हो गया 2 सेंटीमीटर, ये निकाल दिया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्लियर है, ये ओमेगा टी है, तो 96 पाई हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। और के एक्स यहाँ है, तो के बराबर हमारा क्या आ गया देख लो, पाई बाई 15 पर सेंटीमीटर, के एक्स के ये हो गया। अब कहता है कि इंडिविजुअल चूंकि यहाँ साइन के एक्स है, तो एक वेव अगर हम ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी ले रहे हैं, तो दूसरा वेव क्या हो जाएगा बेटा, ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। बस इतना साथ है, बाकी ए डाल दो, एक के डाल दो, ओमेगा डाल दो, इसमें यही हो गया इंडिविजुअल वेव का। इन्हीं दोनों का ना सुपरपोजिशन किए थे, तो 2 साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी आया, तो यही दो वेव हमारा हो गया। इन दोनों को सुपरपोजिशन करो ना, तो हो जाएगा 2 साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन दिस प्लस दिस बटा 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटा 2, तो ओमेगा टी। देखो यही आ गया। इन दोनों का ए का वैल्यू तो निकाल दिया ना, ए पता ओमेगा पता के पता, इसमें पुट कर दो, इंडिविजुअल वेव का इक्वेशन निकल जाएगा। और तो इसमें कुछ खास वैसा था नहीं। तो इस तरह से हम 2 क्वेश्चन लिए। अब कुछ स्ट्रिंग वाला के ऊपर
थोड़ा सा हम लोग निकाल देते हैं। कहता है कि इन टर्म्स ऑफ टी म्यू एंड एल फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्थ ओवरटोन। फोर्थ ओवरटोन इन टर्म्स ऑफ टी म्यू एंड एल फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्थ ओवरटोन। उस स्ट्रिंग के लिए जिसका दोनों एंड क्या है, फिक्स्ड है। तो इसको पहले बिठा लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन। क्या कोई प्रश्न है क्या जी? नहीं ना, तो चुपचाप आराम से पढ़िए आप लोग। पापा हाँ बोलिए। हम ड्राइंग बना सकते हैं? कहाँ बनाइए, बनाइए, आप बनाइए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ये तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? कहता है कि इन टर्म्स ऑफ कैपिटल टी म्यू एंड एल फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्थ ओवरटोन मोड। फ्रीक्वेंसी तो दोनों एंड अगर फिक्स हो तो एफ बराबर क्या होता है, एन वी बाई 2l, है ना। और टी और म्यू चूंकि पता है तो भी बराबर स्ट्रिंग का स्पीड क्या होता है, स्ट्रिंग के ऊपर टी बाई म्यू, वेयर टी इज द टेंशन एंड म्यू इज द लीनियर मास डेंसिटी। तो स्क्वायर रूट के अंदर टी बाई 2l और स्क्वायर रूट के अंदर म्यू, यही हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। अब देखो टी म्यू और एल ठीक है। अब कहता है फोर्थ ओवरटोन, कहता है ना फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्थ ओवरटोन मोड। ठीक है, तो n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए यहाँ फंडामेंटल मोड हुआ, पढ़ाए थे ना अभी, जस्ट डिस्कस किया। फंडामेंटल टोन, फंडामेंटल टोन। और n बराबर 2 पर हमारा आता है फर्स्ट ओवरटोन। कौन सा ओवरटोन बेटा? फर्स्ट ओवरटोन। n बराबर 2 पर हमारा, सॉरी 3 पर आता है सेकेंड ओवरटोन, है ना। 3 पर सेकेंड आ रहा है तो 5वां निकालना है, सॉरी छठा, सिक्स्थ ओवरटोन पूछ रहे हैं ना। फोर्थ ओवरटोन मोड, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्थ ओवरटोन। तो ये सेकेंड ओवरटोन, तो n बराबर फोर्थ ओवरटोन के लिए, सॉरी फोर्थ ओवरटोन के लिए n बराबर क्या लिखना पड़ेगा, 5। फोर्थ ओवरटोन के लिए n बराबर, चूंकि n बराबर 3 पर सेकेंड ओवरटोन आ रहा है, n बराबर 3 तो सेकेंड ओवरटोन, n बराबर 4 तो थर्ड ओवरटोन, तो n बराबर 5 तो फोर्थ ओवरटोन। तो ये फोर्थ ओवरटोन हो जाएगा। क्लियर है? तो n बराबर 5 इसमें पुट कर दो बस, 5 स्क्वायर रूट 2 बटा 2l स्क्वायर रूट, यही हमारा हो गया फिफ्थ हार्मोनिक का लो या फोर्थ ओवरटोन हो गया। सेकंड में क्या कहता है, थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक तो सीधा सीधा इसमें फर्स्ट पार्ट हो गया। थर्ड हार्मोनिक के लिए तो n बराबर 3 पुट कर दो, 3 स्क्वायर रूट टी बटा 2l स्क्वायर रूट। ठीक है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्यों बना रहे हो? चलिए बताते हैं इसको। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए हम करवा रहे हैं। बाकी डिफिकल्ट हम जब कंप्लीटली खत्म कर देंगे टॉपिक को तब हम लेंगे, क्योंकि सब जब कवर्ड हो जाएगा, क्योंकि डिफिकल्ट में सब मिक्स रहता है ना, तो इसलिए हम नहीं करवा रहे। ठीक, आप ही लोगों को हमारे भी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है कि ये मासलेस रोड BD इज सस्पेंडेड बाई 2 आइडेंटिकल मासलेस स्ट्रिंग्स AB and CD of equal length, identical massless string। ठीक है, ठीक है। A block of mass small m is suspended from point P such that BP is equal to x। ठीक है। If the fundamental frequency of the left wire is, fundamental frequency of the left wire is see of the left wire is twice the fundamental frequency of right wire, then the value of x is
क्या कहता है? ए मासलेस रोड बीडी, एक रोड बनाइए आप। क्या है? एक रोड बना दीजिए, ठीक है। ए massless rod BD suspended by two identical massless string AB and CD। ये हमारा massless rod है, ये हमारा, बेटा इरिटेट नहीं करो, ABCD हो गया। P पॉइंट पर कहता है कि एक हम मास को क्या कर दिया, लटका दिया इस तरह से, ठीक है। Equal length, a block of mass m is suspended from point P such that BP is equal to x। BP बराबर, ये BP पॉइंट पर है, ये हमारा x के बराबर है, ठीक। If the fundamental frequency of the left wire or a string, two identical massless string AB and CD equal length, a block of mass m is suspended from point AB and CD, ये massless rod है। चलो ये तो रोड है भैया, ये स्ट्रिंग यानी इसी स्ट्रिंग के बारे में कह रहा है, वायर लिख दिया। फिर if the fundamental frequency of the left wire is twice, इसके बारे में कह रहा है कि इसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है F1 वायर इज ट्वाइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द राइट वायर। ये लेफ्ट वायर है, ये राइट वायर है, ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ राइट वायर, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, तब एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो ठीक है भैया, क्या कर रहा है, सब सेटअप समझ में आ गया, ठीक है। हालांकि देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम तो कहेंगे कि थोड़ा सा एरर है, या तो छपने में एरर हो गया है, जिसमें एरर हो गया वो कहता है ये भी मासलेस, ये भी मासलेस, ये भी मासलेस, ये भी मासलेस। एफ बराबर हम जानते हैं एन भी बाई 12 होगा बेटा, सॉरी एन भी बाई 12। यहाँ एल इज द लेंथ ऑफ दिस वायर, एल इज द लेंथ ऑफ दिस वायर। अब देखो भी किस चीज पर डिपेंड कर रहा है बेटा, तो एन बाई 12 और स्क्वायर रूट के अंदर टाउ बाई म्यू, टेंशन टी, म्यू इज द लीनियर मास डेंसिटी। अब दोनों के बारे में क्वेश्चन देखो हम पढ़ के सुनाते हैं, थोड़ा सा लगता है तो बुक में प्रिंटिंग में कुछ गड़बड़ होगा। कहता है लेंथ ऑफ ब्लॉक मास इज एम सस्पेंडेड फ्रॉम दी फलाना, इफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द, कहता है मासलेस रोड, ये रोड मासलेस, ठीक। BD इज सस्पेंडेड बाय टू आइडेंटिकल मासलेस स्ट्रिंग, इसको भी मासलेस कर दिया, AB and CD ऑफ इक्वल लेंथ। इसी में देखो थोड़ा सा यहाँ लिखना चाहिए इक्वल लीनियर मास डेंसिटी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो म्यू का वैल्यू मासलेस रहेगा तो ये जीरो ना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो फिर स्पीडवा तो ये अनडिफाइंड मतलब इन्फिनिटिया हो जाएगा, और जब ये इन्फिनिटिया होगा तो ये फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, मास कुछ ना कुछ तो दोनों में होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर लेफ्ट एंड के बारे में हम कहें, लेफ्ट एंड, तो F1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, तो फंडामेंटल हो जाएगा 1/12 और स्क्वायर रूट के अंदर T लेफ्ट साइड का टेंशन डिवाइडेड बाई म्यू, या फिर म्यू अगर हम दोनों का सेम लेते हैं तो सीधा सीधा जानिए F इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TL, मतलब जो लेफ्ट, शांति से बैठो बेटा, अभी लेफ्ट साइड का जो टेंशन है लेफ्ट साइड के बारे में उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो FL बराबर क्या हो जाएगा, K ले लो और स्क्वायर रूट के अंदर TL, F राइट क्या हो जाएगा, K ले लो और स्क्वायर रूट के अंदर TR। तो हम ये FL बाई FR यहाँ दिया हुआ, FL बाई FR बराबर कितना है 2, ये दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, तो हम वही करेंगे, FL बाई FR बराबर 2 और बराबर स्क्वायर रूट के अंदर TL बटा स्क्वायर रूट के अंदर TR। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, कहाँ गया भाई, हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालिए। तो हम अगर हम ये टेंशन को x के फंक्शन में ले आए तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। बात समझ में आ रही? तो अब टेंशन कैसे निकालेंगे, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग मैकेनिक्स में को याद करते हैं प्रेम पूर्वक। इसमें टेंशन आप TL ले लो और इसमें टेंशन आप TR ले लो, लिए ही है ना।
अब टेंशन के लिए क्या करेंगे भाई, है ना, तो इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे। थोड़ा सा इधर मैकेनिक्स का पार्ट है, देखो छोटा सा, देखो ई रोड ले लो, इधर टेंशन टी एल, इधर टेंशन टी आर, इधर हमारा फोर्स लग गया एम जी। पापा तो वाशरूम लगा हुआ है। ओके ठीक है। अब टी एल प्लस टी आर बराबर क्या हो जाएगा, एम जी इन इक्विलिब्रियम। इक्वेशन एक ले लो, इसके अबाउट इक्विलिब्रियम देख लो, ये हमारा एक्स है बेटा, तो ये हमारा एल माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर होगा ना। अब इसके अबाउट इक्विलिब्रियम देख लो, तो या फिर ऐसे भी कर सकते थे, एम जी के टर्म में, ये लिखने का जरूरत भी नहीं था, इससे थोड़ा जल्दी निकल जाएगा, नहीं तो इसमें एक आका स्टेप और बढ़ेगा। इस एंड के अबाउट आप इक्विलिब्रियम कंसीडर करो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो एम जी का टॉर्क क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगा, एम जी इंटू एक्स, और टी आर का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, तो एम जी इंटू एक्स बराबर टी आर आई इंटू एल। टी आर इधर, और यहाँ ये पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं तो ये एल लेंगे, तो हमारा टी आर जो आ गया बेटा एम जी एक्स बट्टा एल। इसी प्रकार से टी एल के लिए इस पॉइंट के अबाउट इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे, तो टी एल का क्या हो जाएगा, टी एल इंटू एल बराबर टी एल इंटू एल क्लॉकवाइज, और ये एम जी जो हो जाएगा एम जी इंटू एल माइनस एक्स, तो टी एल हमारा जो आ गया एम जी इंटू एल माइनस एक्स बटा एल। अब बेटा टी एल को और टी आर को इसमें पुट कर दो, आप क्या कर दो बेटा, टी एल को और टी एल कहाँ गया, ये रहा एम जी इंटू एल माइनस एक्स बटा एल। टी एल है ना, ये तो पूरा अंदर आएगा ना, वो पूरा अंदर आएगा बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर एम जी इंटू एल माइनस एक्स बटा एल, लेफ्ट साइड वाला में टेंशन। टी आर भी वही हो जाएगा, एम जी एक्स बटा एल, एल एल तो खत्म हो गया भैया, एम जी भी खत्म हो गया भैया, तो ये क्या आ गया हमारा, स्क्वायर रूट के अंदर एल माइनस एक्स बटा एक्स, ये बराबर क्या है 2, स्क्वायर करो तो एल माइनस एक्स बटा एक्स बराबर 4, यानी कि 4x बराबर एल माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आओ, एक्स बराबर एल वाई। यही हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। इसमें कुछ खास नहीं था, लेकिन अब इसमें मिसप्रिंटिंग था कि कहाँ मिसप्रिंटिंग है, कि क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग आ गया था, कुछ पता नहीं हमको, बेटा वर्ड छोड़ो, ठीक है, समझ में आया होगा, ऐसा कोनो बड़ा सवाल नहीं था। चलिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग, इसमें कोई कंफ्यूजन अगर इस सवाल में, चूंकि आईआईटी में पूछा हुआ बेटा, ये एडवांस का सवाल आप मान करके चलिएगा, 2006 है ना, हाँ 2006 में आया हुआ सवाल है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कहता है, क्या कहता है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी, एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी रो इज हंग फ्रॉम ए थिन स्टील वायर। ये आईआईटी में ये भी आया हुआ है, 1995 का है, देख लीजिएगा क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी रो is hung from a thin steel wire. The fundamental frequency for transverse standing wave in the wire is, fundamental frequency दे दिया है, अभी देखो बेटा f दे दिया है 300 हर्ट्ज, इसको f1 ले लो क्योंकि दोनों एंड फिक्स है, यहाँ ऐसा कुछ फिगर नहीं आता है। ठीक है, मैं इसको वो पानी में ऐसे वाला, ठीक है, ठीक,
पानी है, ठीक है। 3 द ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन वाटर सो दैट 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड। इसका आधा पार्ट सबमर्ज्ड है, आधा पार्ट अगर सबमर्ज्ड है तो यहाँ से लंबा स्ट्रिंग करना होगा, आधा ये पापा अब ठीक लग रहा है, आधा नीचे है आधा ऊपर। So that 1/2 of its volume is submerged. The new fundamental frequency in hertz is, देखो इसमें क्या, बेटा थोड़ा सा शांत रहो, फिर से एक बार पढ़ देते हैं। An object of a specific gravity rho, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर उसका डेंसिटी, एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाँ ऑब्जेक्ट का मतलब डेंसिटी है डिवाइडेड बाई वाटर का डेंसिटी इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, ठीक है। तो क्या कहता है, रो इज हंग फ्रॉम ए थिन स्टील वायर, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव इन द वायर इज 300 हर्ट्ज, मतलब जब ये एयर में है तब 300 हर्ट्ज है, ठीक। अब कहता है द ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन वाटर सो दैट 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड, द न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज, देखो इसमें परिवर्तन क्या होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज करेगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर दोनों एंड फिक्स हो, इसका लेंथ अगर हम वायर का अगर लेंथ L ले लें, है ना, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है NV/2L, यहाँ N/2L और स्क्वायर रूट के अंदर T/μ। अब लीनियर मास डेंसिटी तो इस वायर का चेंज हुआ नहीं, ये जो वायर है हमारा, इसका म्यू का वैल्यू तो कांस्टेंट रहा ना बेटा, पानी में डुबा दो या जहां जो कर दो, तो ये तो कांस्टेंट रहा। चेंज क्या हुआ हमारा, ये देखो ये टेंशन हमारा चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ, क्योंकि जब हम इस मास को पानी में डुबाए, इसका जो भी मास रहा होगा, मास नहीं दिया हम ले लेंगे कुछ, तो जब इसको पानी में डुबाए तो पानी के कारण सर्टेन बाइंड फोर्स लगा होगा, जिसके कारण टेंशन इसमें घट गया होगा। क्या हो गया होगा, टेंशन इसमें घट गया होगा, जिसके कारण ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या किया होगा, चेंज किया होगा। तो वही हमको क्या कह रहा है, सबमर्ज्ड द न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, तो नया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आप बताइए इस रो के टर्म में। क्लियर है मामला, चलिए ठीक है भाई, तो इसको अब सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जब ये एयर में है तब इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। इसका मास आप m ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मास m कहने का मतलब इसका जो डेंसिटी है मटेरियल का, ये O के बजाय यहाँ m ले लो, मटेरियल का डेंसिटी बटा वाटर का डेंसिटी, तो रो m बराबर, देखो यहाँ रो m बराबर रो I इंटू रो W, रो उस मटेरियल का जो डेंसिटी है, रो m बराबर बाई रो W, ठीक है। आइए डायमेंशनलेस क्वांटिटी है इसका डेंसिटी, तो इसका मास क्या हो जाएगा, इसका जो वॉल्यूम है, मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम भी है, तो इसका मास क्या हो जाएगा, तो रो इंटू रो W इंटू इसका वॉल्यूम भी, तो इसके ऊपर जो इसका जो वेट हो जाएगा mg के बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ, तो रो W इंटू भी इंटू जी है, इसका वेट हो गया। तो अभी जब एयर में हो रहा होगा तो टेंशन इसका क्या होगा, यही वेट के बराबर होगा ना, यहाँ देखो ना, तो इसमें जो टेंशन होगा अभी इसके वेट के बराबर होगा। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो हमारा है F1 जब एयर में है, इनका वैल्यू 1 पुट करेंगे बाई 2L स्क्वायर रूट के अंदर T, तो T के जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, रो W भी जी, रो W इंटू भी जी, यही हो गया हमारा टेंशन डिवाइडेड बाई इक्वेशन एक ले लो आप। ये दिया हुआ है हमारा, ये हमारा दिया हुआ है 300 हर्ट्ज। क्लियर है मामला। जब इसको हम पानी में डुबाते हैं तब खेल क्या होता है, जब इसको हम पानी में डुबा देते हैं तब खेल क्या होता है, सो देख लीजिए। तो इसका FBD ड्रॉ कर देते हैं इस मटेरियल का, इसका डाउनवर्ड फोर्स mg लग रहा होगा बेटा, इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स टेंशन लग रहा होगा, एक अपवर्ड फोर्स FB लग रहा होगा, बायंड फोर्स लग रहा होगा, तो टेंशन घटेगा ना। T डैश अगर आप कहें तो T डैश प्लस FB अब बराबर mg,
क्लियर। टी डैश हमको निकालना है तो टी डैश प्लस एफ बी कितना के बराबर, तो चूंकि आधा वॉल्यूम इसका डूबा हुआ है तो आधा वॉल्यूम लेंगे आई इंटू डेंसिटी किसका लेंगे, डिस्प्लेस फ्लूइड के वेट के बराबर। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पढ़ाए थे डिस्प्लेस जो हुआ फ्लूइड उसके वेट के बराबर लगता है। तो V/2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये क्या हो गया, इतना मास डिस्प्लेस किया होगा वाटर का, इंटू जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही हमारा क्या निकल गया है, √W यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यही हमारा क्या निकल गया, बायंट फोर्स, और बराबर mg। m कितना के बराबर अभी निकाले थे, रो I इंटू V I इंटू जी। तो यहाँ से हमारा टी डैश कितना के बराबर आ गया, सो देखिए रो V जी माइनस V/2 रो I इंटू जी, टी डैश इतने के बराबर। इसको थोड़ा सा हम VG को बाहर निकाल लेते हैं, V इंटू जी को, है ना, और रो को भी, VG रो तो हो जाएगा रो माइनस VG रो माइनस 1/2। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि डेंसिटी, बेटा ये डेंसिटी नहीं है, रेशियो ऑफ टू डेंसिटी है, मटेरियल का डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर का डेंसिटी, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, पढ़ाए हैं सब हम ये फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो रो माइनस हाफ, ये हमारा अभी टेंशन है। तो अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो गया है, तो 1/12 स्क्वायर रूट के अंदर, नीचे तो म्यू ही रहेगा, ये हो जाएगा VG रो I इंटू रो माइनस हाफ। VG रो इंटू रो माइनस हाफ। चलो ठीक है। अब क्या पूछा था कि अब फ्रीक्वेंसी क्या है, तो यही F1 निकालना है, तो 1/2 कर दो, इसको अगर 2 ले लो तो 1/2 कर दो, तो 300/F1 डैश कर दो ना, इसको 1/12 गया, म्यू से म्यू गया, इसमें से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या क्या रहेगा, रो V इंटू जी डिवाइडेड बाई VG रो इंटू रो माइनस हाफ। देखो यहां से V गया G गया, VG चला गया, रो से रो भी चला गया, तो क्या आ गया आंसर देख लो, रो माइनस हाफ, रो बाई VG रो गया, रो माइनस हाफ। तो F1 क्या हो जाएगा, मतलब F1 डैश क्या हो जाएगा, तो 300 और स्क्वायर रूट के अंदर रो माइनस हाफ बटा रो, यही हमारा क्या होगा बेटा, न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ऑप्शन में है ऐसा क्या, 300 इंटू 2 रो माइनस 1 बटा 2 रो, वही तो है, वही है ना, देखो ना, 2 से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, यही ऑप्शन है आंसर। क्या कर देंगे इसको, 2 रो माइनस 1 बटा 2 रो, ये नहीं हो जाएगा, यही हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन बनाइए, चकाचक आनंद करिए, और एक आध को देखते हैं क्वेश्चन, अगर वैसा बढ़िया मिल गया तो एक आध को बता देंगे, नहीं तो फिर बाकी डिफिकल्ट क्वेश्चन तो हम फाइनली डिस्कस करेंगे, है ना। ये तो करवा दिए थे कल, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन वाला सब, ठीक है। चलिए बेटा, तो अब इसमें थोड़ा सा हम फाइनल, थोड़ा सा आज जो पढ़ाए उसको हम समराइज कर देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे बेटा, आज का क्लास खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, साउंड वेव। एकदम तगड़ा आप लोग तैयार करके आइएगा, क्या करके आइएगा, तैयार होके आइएगा साउंड वेव सीखने के लिए, तैयार करने के लिए। हाँ अच्छा कपड़ा पहनने, हाँ अच्छा कपड़ा पहन के आएंगे सब, नहीं और ऐसे पापा को प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब। हाँ मारेंगे थप्पड़ से, आप ही तो बोल रहे थे। हाँ हम कहाँ बोले थे, बहुत झूठ बोलते हैं। बोले था लिंगो पे लिंक तो बोले थे, ठीक है, वो तो बोले थे कि लिंक पर आप कमेंट करिएगा, समझ में नहीं आया है, ठीक है। हाँ तो अब आज का जो पढ़ाए हम, क्या पढ़ाए, स्टैंडिंग वेव क्या होता है भाई,
स्टैंडिंग वेव क्या होता है? तो जब दो वेव एक दूसरे के जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा हो, जिसका एंगुलर क्या उसको बोलते हैं भाई, एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेव नंबर सेम हो और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा हो, तो उसके सुपरपोजिशन के कारण जो वेव फॉर्म करता है उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। ठीक है। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस क्या होता है? तो जब किसी स्ट्रिंग को दो एंड पर हम क्या किया, फिक्स कर दिया, इधर से एक हम सोर्स यहाँ लगा दिए, चलो ट्यूनिंग फॉक लगा दिए, ऐसे करके आप समझ सकते हो। यहाँ हम एक ट्यूनिंग फॉक लगा दिए। क्या लगा दिए बेटा? ट्यूनिंग फॉक, जो कि इसको ऊपर नीचे इसको वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है। लेकिन इस एंड को मान के चलिए आप फिक्स है यहाँ पर। ठीक है। तो ये एंड अगर हमारा फिक्स है तो यहाँ से पल्स चलेगा, इधर जाएगा, यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्ट होकर के फिर इधर आएगा, फिर इधर से रिफ्लेक्ट होकर आगे बढ़ेगा, और न्यू फ्रेश जो यहाँ से वेव जनरेट हो रहा है वो भी आगे बढ़ रहा है। तो दोनों इंटरफेयर किया, दोनों क्या किया, एक दूसरे के ऊपर क्या किया, इंटरफेयर किया, है ना, ओवरलैप किया, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चल रहा है। तो लगातार यहाँ पर ओवरलैपिंग चल रहा है, तो जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हो तो एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। एक स्टेडी स्टेट ऐसा आता है कि जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम हो गया, उससे आगे नहीं बढ़ रहा है। उसके बाद जो एनर्जी यहाँ से सप्लाई हो रहा है सब वातावरण में जा रहा है। उस वक्त पैटर्न कैसा बन जाता है, इस तरह का कुछ बन जाता है पैटर्न, है ना। हालांकि ये पॉइंट जो है हमारा, ये नीचे से भी बन जाएगा ऐसा कुछ। ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारा फिर भी क्या रहेगा, फिक्स रहता है। ठीक है। ये पढ़ा है। इसमें इसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, nth हार्मोनिक जो है को हम फट से क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एन का वैल्यू 1 2 3 4, एन का वैल्यू 1 पुट किए फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल टोन, एन का वैल्यू 2 पुट किए सेकेंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन। इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। कंडीशन यहाँ क्या है, जब दोनों एंड फिक्स है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट मूव नहीं करेगा। ठीक है। एम्पलीट्यूड जो होता है स्टैंडिंग वेव के केस में, ये सब डिटेल में डिस्कस किए हैं कुछ देर पहले, कि बाई बराबर 2a साइन के कॉस ओमेगा टी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कॉस के साइन ओमेगा टी। इस तरह का जो भी वेव इक्वेशन है वो सब क्या है, स्टैंडिंग वेव इक्वेशन है। अब आप कहेगा कि सर इसको वेव ही क्यों बोल रहे हैं, तो इस फॉर्म का है, ये नहीं है। हाँ, x माइनस बी टी, एफ एक्स माइनस, इस फॉर्म का तो है ही नहीं है। या फिर t माइनस एक्स वाई भी इस फॉर्म का भी नहीं है। ये इस फॉर्म का नहीं है, ये ट्रैवलिंग वेव के केस में है। इसको आप चेक करिएगा, वो कंडीशन लगाइएगा कि डेल टू बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो देखिएगा कि सेटिस्फाई करेगा। पहला बाई एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, चेक करके आप देख लीजिए, बात समझ में नहीं। इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, और टी और एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए बाई क्या है, डिफाइंड है, तीनों कंडीशन को ही सेटिस्फाई करता है। इसलिए वेव तो है ये जो इक्वेशन ये वेव को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग वेव को नहीं, बल्कि कैसे वेव को, स्टैंडिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग किस पर डिस्कशन करेंगे, अब साउंड वेव पर। जो अभी तक पढ़ाए हैं उसको थोड़ा रिवाइंड कर लीजिएगा। साउंड वेव में थोड़ा सा एक चीज और हम ऐड करेंगे, उसमें प्रेशर। जैसे यहाँ हम अभी तक डिस्प्लेसमेंट ही ले रहे थे, वहां हम प्रेशर भी लेंगे। प्रेशर एम्पलीट्यूड या प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव में रिलेशन क्या है, या प्रेशर वेव और डेंसिटी वेव में रिलेशन क्या है, ये सबको डिस्कस करेंगे। इंटरफेरेंस या सुपरपोजिशन तो जो इसमें पढ़ाया हुआ है उसमें भी पढ़ाएंगे, और थोड़ा सा और भी कुछ उसमें डिस्कशन करेंगे कि फेज डिफरेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट वेव का अगर हम इक्वेशन ये ले रहे हैं, ये तो प्रेशर वेव का इक्वेशन हमारा हो जाता है साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू का फेज डिफरेंस होता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग साउंड वेव पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आराम से पढ़िए, लिखिए और आनंद करिए। तुमको ना लकी